नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए। संकट तो फैल ही रहा है, अमेरिका से लगातार बयान आ ही रहे हैं, भारत में एक बड़ा अभियान चल ही रहा है। मोदी जी रैली में व्यस्त होने चले गए और मोदी जी ने कह दिया भैया अमित शाह को कि संभालो यार, तुम देख लो, कोई टेंशन वेंशन हो तो देख लेना। अब अमित शाह भी छोड़ के चले गए। नरेंद्र मोदी ने काम दिया, अमित शाह छोड़कर चले गए। और इधर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जैसी बातचीत शुरू हो रही, कई अच्छी अच्छी तस्वीरें आने लगी, कई अच्छे अच्छे वीडियो आने लगे, फिर सोशल मीडिया पर फैलाने जाने लगा कि देखो भैया मोदी और योगी तो दोनों एक जैसे ही है। तो अचानक शाह के एक करीबी दिग्गज नेता का बयान आ जाता है, जो सीधा हमला, डायरेक्ट हमला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। कोई दाया बाया नहीं, कोई राइट लेफ्ट नहीं, कोई इनडायरेक्टली हमला नहीं, सीधा हमला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है शिव जी। और ये बड़ी खबर हम दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। अमेरिका से एक और आदेश आ गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बयान आया है, माफ कीजिएगा इस तरह की भाषा मजबूरी में मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है, क्योंकि जो अमेरिका बोलता है वो भारत करता हुआ नजर आता है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बड़ा बयान दे दिया, उसके बाद नोएडा की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर, बहादुर रन बांकड़ों की धरती उत्तर प्रदेश, जिसने हमेशा देश के दुश्मनों को धूल चटाने में बड़ा योगदान दिया है, उस धरती पर जाकर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे एक बड़े संकट की आहट, जो आज से पहले भारत ने कभी नहीं किया था। मैं फिर कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। एक बड़ी स्टोरी, एक बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी में लेकर आया हूं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम एक एक करके तथ्यों को सामने रखेंगे। ये खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है, ये खबर बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी हुई है, ये खबर नोएडा से, ये खबर लखनऊ से, ये मुंबई से, ये नागपुर से, असम की गुवाहाटी से और पश्चिम बंगाल की कोलकाता से जुड़ी हुई है। ये तमाम जो गुत्थम गुत्था है वो ये बता रहे हैं साहेब बहुत हो गए, लेकिन बता कौन रहा है। जी शिव जी। कभी कभी लगता है कि 2012 में जो हमने कांग्रेस का हश्र देखा था, वही हम आज 2026 में 13वीं साल में कांग्रेस का, बीजेपी का देखा। यही हाल था, यही पत्रकार थे, यही समाचारकर्ता थे और यही अखबार थे। लेकिन तब लोग सवाल कर रहे थे, आज लोग सवाल से पीछे हट रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि 1 घंटा मीडिया ईमानदारी से उन खबरों पर विश्लेषण कर दे तो कई के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कई इस्तीफे देके भाग जाएंगे, कई छुपने की जगह तलाशेंगे कि कहीं ऐसा ना हो नेपाल की तरह हमें पदच्युत होते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं बड़ा गंभीर आपसे कह रहा हूं। लेकिन इस दौर में मीडिया ने जो अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ली है, लंब लेट हो गया है। सवाल सत्ताधारी दल को पूछना है, सवाल सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को पूछना है, और आंसर कौन कर रहा है उसको, उसका क्लैरिफिकेशन कौन कर रहा है? हमारे टीवी के एंकर। और जैसे जैसे ये सवाल सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। सुबह अखबार खबर छाप देता है कि सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है। पीआईबी फैक्ट चेक करती है, सामने आ जाती है, कहती है गलत है, फिर भैया बीबीसी पर रिपोर्ट लिखाइए, उन सभी अखबारों पर रिपोर्ट लिखाइए, यहां चुप्पी छा जाती है। आज एक ऐसे नेता ने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया है, जब प्रधानमंत्री नोएडा की सरजमी पर अपने कारनामे गिना रहे थे, नोएडा को एटीएम लूटने का एटीएम बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी, लूट का एटीएम तो पिछले 9 वर्ष में आप सोचिए कितने अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, कितने अधिकारियों की जांच चल रही है, और जिसकी जांच चल रही है उसे सरकार ने फिर एक बड़े पद पर बैठा के और सरकार में समाहित कर लिया। आपने कार्यकाल नहीं बढ़ाया, फाइल लौटा दी, उसके बाद यूपी की सरकार ने उसे बड़े अहम पद पर दे दिया। और जिन सज्जन ने आज बयान दिया है, उन्होंने तो भाजपा के उस
कहते नहीं, उसने उसके दिल पर हमला बोल दिया है। भाजपा का हट कहां है? भाजपा का हट सवर्णों के वोटों में विराजमान है। और उन्होंने कहा कि इस देश में दो खलनायक हैं, एक मुसलमान, क्योंकि भाजपा को वोट नहीं करता है, और दूसरा नया खलनायक पैदा हुआ है जो बीजेपी का कोर वोटर है, जिसे हम लोग सवर्ण कहते हैं। और हम स्टोरी, तथ्य, सबूतों के साथ लाते हैं। वो वीडियो जल्द आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, दिखाएंगे उन नेताजी के कारनामे, बताएंगे आप सबको कैसे फंसा दिया नरेंद्र मोदी को, कैसे फंसा दिया अमित शाह को, कैसे फंसा दिया नए सवर्ण अध्यक्ष बने नितिन नवीन को। अरे भाई, नितिन नवीन को इसलिए लाया गया कि बंगाल में 40 से 45 लाख वोट का इस्तीफा है, सवर्ण हावी है। नड्डा जी वो तो मैं हमेशा कहता हूँ शिव जी, वो मैं हमेशा कहता हूँ। मैं बीजेपी जब कवर करता था तब भी मैं कहता था शिव जी। हाँ, सुन लीजिए, नड्डा जी ब्राह्मणों का वोट ममता बनर्जी से काट के ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे, इसलिए पूरी तादाद में बीजेपी उतरी और बदल दिया हुजूम, बदल दिया फरमान। और इधर पहलवान ने मचा दिया है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घमासान। साहिब, क्या है ये फरमान? कैसे हो गए सवर्ण खलनायक? संतोष जी बता दीजिए। मैं बता देता हूं। पहले आपने जेपी नड्डा का जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा जो है वो बिहार की राजधानी पटना में हुआ। राजनीतिक करियर भी पटना से ही शुरू हुआ शिव जी। और वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, चूंकि उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, उस जमाने में अलग अलग साधन नहीं थे पहुंचाने के, तो प्रेस रिलीज तैयार करके एक एक अखबारों के दफ्तर में जाकर प्रेस रिलीज दिया करते थे। और ये मैं जानता हूं, कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, बड़ी इज्जत के साथ उनको बिठाया जाता था, पानी पिलाया जाता था। और वही जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय सचिव बनते हैं तो 11 अशोका रोड पर जो पुराना कार्यालय था बीजेपी का, उसके मेन भवन में पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगाने वाला सर्कुलर जारी कर देते हैं। और वही जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी के नए कार्यालय में मोटी मोटी रस्सी की बैरिकेडिंग लगा देते हैं कि कहीं पत्रकार की परछाई उनको टच ना कर जाए, शायद अपवित्र हो जाएंगे, या शायद फंसने का डर था। लेकिन ठीक है, अब मैं एक एक करके इन तमाम तथ्यों को रखता हूं। सबसे पहला तथ्य जो अमेरिका से बयान आया, अमेरिका से बयान मेरे लिए गंभीर खतरे की चेतावनी का संकेत इसलिए है कि वहां से जो जो बयान आता है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया, कुछ देर बाद भारत सरकार उसको कंफर्म करती है। व्यापार को लेकर अमेरिका से खबर आती है, व्यापार समझौते को लेकर भारत सरकार यहाँ कंफर्म करती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है कि पीएम मोदी और मैं निपट लेंगे। यहां तक तो ठीक था, पीएम मोदी और मैं निपट लेंगे। किससे निपट लेंगे? मोदी जी किससे आज परेशान है? लेकिन नोएडा की धरती पर आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जो कहते हैं, उससे मेरी चिंता बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है। युद्ध का संकट नहीं है देश में, तेल और गैस का संकट है। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से गलती से निकल गया क्या? मैं याद दिला दूं, अमेरिका पिछले 70-75 सालों से बार बार इस बात की कोशिश करता रहा कि भारत में उनका सैन्य ठिकाना उसी तरह से हो जैसे अरब देशों में है, जैसे जापान में है। और जब भारत सरकार, भारत के हर प्रधानमंत्री ने, किसी एक प्रधानमंत्री को श्रेय नहीं देना चाहूंगा, भारत के हर प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस इरादों को खारिज कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अमेरिका ने तो इतनी इजाजत मांगी थी कि हमारे जो लड़ाकू विमान है उनको उतर के तेल भरने दो। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 2 बड़े मंत्री तैयार थे कि अमेरिका से रिश्ते सुधारने हैं। अटल जी ने सीधा सीधा कहा कि ये मत करो, ये देश भरोसे के लायक नहीं है। वहां की सेना के किसी भी, आप छोड़ रहे हो लड़ाकू विमान, हम परछाई तक ना उतरने दे जो लड़ने के उद्देश्य से आ रहा हो या किसी और देश के पर हमला करने जा रहा हो और भारत की धरती पर उतरे, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन ट्रंप का बयान आया, उसके अगले दिन वो सेक्स वाला बयान देते हुए नजर आते हैं। और फिर मोदी साहब का ये बयान देना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग की नसें हिल रही है। क्या होने वाला है मैं आज की तारीख में नहीं कह सकता। लेकिन अब आते हैं, तेल के संकट से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने मंत्रियों की एक कमेटी बना दी। हमें ये बताया गया कि उस कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल है, पेट्रोलियम मंत्री ज्यादा दर्शकों को मत उलझाइए, वो वीडियो दिखा दीजिए, ये सब हाँ चीजें नहीं, तो हम बता दें। बस सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। चलिए पहले वीडियो दिखा देते हैं। पहले उन वीडियो को हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि भैया आखिर ऐसा क्या हो गया।
देश के अंदर शुरू से सुन लें और ध्यान से सुने। खलनायक है देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सबड़ है, सबड़ है, सबड़ 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 सबड़। ये शिवजी बृजभूषण शरण सिंह है, लोकसभा के सांसद रहे हैं, अमित शाह के करीबी हैं। और मैं सीधा सीधा बता दूं, जब चुनाव ये भी हारे थे और स्मृति ईरानी भी चुनाव हारी थी। स्मृति ईरानी ने नियमों के मुताबिक 30वें दिन अपने घर पे सांसद वाले मंत्री वाले आवास पर ताला लगा के उनकी चाबी सीपीडब्ल्यूडी को दे दी थी। इनका आवास जंतर मंतर के उस आंदोलन स्थल से सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पर है, किलोमीटर नहीं मीटर की दूरी पर है। और अभी तक उस आवास के बाहर इनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है। और जिस तरह से महिला पहलवान, थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, वो चुनाव हारे नहीं, उनकी टिकट कट गई थी थोड़ा सा। हाँ माफ कीजिएगा, चुनाव हारे नहीं, टिकट कट गई थी उनकी। और उनका दबदबा देखिए, उन पर जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, उसके बाद जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी तुरंत होती है उस धाराओं में। लेकिन कहा गया कि नहीं भैया, चूंकि उन पर गृह मंत्री का हाथ है इसलिए दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है। और जब ये बात आई कि टिकट कटेगा, तो अड़ के उन्होंने बोला कि देखो, टिकट या तो मुझे मिलेगा या मेरे परिवार को मिलेगा, नहीं तो बीजेपी को यहां से जीतने नहीं दूंगा। डर के मारे उनके बेटे को टिकट देना पड़ा। गंभीर आरोपों के बावजूद, आरोप उनके ऊपर थे, बेटे को परिवार को टिकट देने का मतलब यही है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा नेता उनके साथ खड़ा था और उन्होंने कभी इस चीज को छुपाया नहीं। अमित शाह से उनकी करीबी कभी उन्होंने छुपाई नहीं। और जब हम लोग संसद भवन कवर करते थे, तो जो 2-4 गिने चुने सांसद होते थे ना शिव जी, जो हर सत्र में महंगी गाड़ी, नई गाड़ी लेकर आते थे, उनमें से बृजभूषण शरण सिंह थे। चूंकि गाड़ियों के ब्रांड मुझे याद नहीं रहते, लेकिन जब वो बताते हैं कि इतने के लिए, तो पता लगता है कि नहीं कितनी महंगी गाड़ी थी और अपना हेलीकॉप्टर, वो सब कुछ है। तो वो रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला, योगी और अमित शाह की लड़ाई में वो फंसते हुए नजर आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो योगी के साथ ही एक तरह से सुलह करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वफादारियां बदलने का दौर है, ये वफादारियां बदलने का दौर है। अगर अमित शाह का करीबी नेता, पूर्व सांसद, दिग्गज नेता, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी भी मानते थे, जिसे मुलायम सिंह यादव भी मानते थे, जिसे अखिलेश यादव भी मानते हैं, और जो अमित शाह के भी चाहते हैं, वो अगर बीजेपी के कोर वोट बैंक जनरल कास्ट पर सवाल उठा रहा है, सवर्णों पर, बीजेपी के प्रधानमंत्री की नीति पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहा है, ये सीधा सीधा हमला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इसके अलावा किसी को चुनौती नहीं दे रहे। यूजीसी वाला पूरा प्रकरण याद कर लीजिए, अमित शाह कहां गायब थे। अमेरिका से समझौते वाला पूरा प्रकरण याद कर लीजिए, अमित शाह कहां गायब थे। और विदेश यात्रा पर जाने का शौक नरेंद्र मोदी को है, अमित शाह को विदेश यात्रा पर जाने का शौक नहीं है। मंत्री के तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें गृह मंत्री का जाना जरूरी होता है, अमित शाह वहां भी अपने डिप्टी को भेज देते, खुद नहीं जाते। तो आप समझ लीजिए कि उनके दिलो दिमाग में तो कुछ चल रहा है। अब वो चल क्या रहा है उसको आगे बता देते हैं कि भैया, तेल के संकट, ईरान के संकट, वैश्विक संकट, इससे निपटने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया। हमें यह बताया गया कि पेट्रोलियम मंत्री एफ फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी भी उसमें है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी है, जो प्याज और लहसुन नहीं खाती है, जब उनसे सवाल पूछा गया था। तो ये तमाम लोग थे। अब अमित शाह को बैठक में शामिल होना था। अमित शाह ने कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये संकट तुम्हारा पैदा किया हुआ है। वो चले गए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप पर। और उसके बाद वो रोड शो करने चले गए असम के गुवाहाटी में, जहां उनके चहेते मुख्यमंत्री है। क्योंकि असम का चुनाव जीतेंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे, तो वो ज्यादा जरूरी लगा उनको। चुनाव तो चलिए मैं मान लेता हूं कि चुनाव जरूरी है, वो सब ठीक है, चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। देश की जनता के संकट और मुसीबतों को भला कौन देखता है। लेकिन उनके करीबी नेता का इसी दिन इस तरह का बयान आना, ये अपने आप में बता रहा है कि मोदी की घेरेबंदी पूरी तरह से शुरू हो गई है। और जैसे ही मोदी किसी से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, नोएडा की धरती पर मोदी और योगी की बातचीत, बड़े अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही थी। जैसे ही मोदी किसी से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, पीछे से कोई और दूसरा खेल शुरू हो जाता है। और मोदी भी फंसते हुए भी कई तरह के षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं। तेल का संकट वो बता रहे हैं, देशवासियों को बता रहे हैं,
बाकायदा कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो सोशल मीडिया पर लिख रही कि खाना इतनी आंच पर पकाए तो इतने गैस की बचत होगी। और यहाँ सैकड़ों बसें लगा दी गई क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में बच्चों को ले जाना था और कॉलेजेस के बच्चों को ले जाया गया। और रैली में जाने पे 2-2 अटेंडेंस, 3-3 अटेंडेंस देने की बात भी सामने आई। तो इसको हम कह सकते हैं कि पीएम रैली अटेंडेंस, नेशनल पीएम रैली अटेंडेंस योजना, ये भी एक तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च कर दी। तो कथनी और करनी का फर्क, और इस बीच बीजेपी के नेता का बड़ा बयान। आप ये समझ लीजिए कि राजनाथ सिंह बच गए, शाह ने झाड़ लिया पल्ला और अमित शाह के करीबी ने मोदी की फिर से खोल दी पोल। मोदी योगी साथ आएंगे नहीं, आने देंगे नहीं, मोदी को अकेला ही रहना होगा और इतना अकेला कर देंगे कि फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। एक सवाल और, जब तेल संकट की बात होती है तो उसमें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इतना बड़ा अच्छा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया नरेंद्र मोदी ने, उसमें नितिन गडकरी को शामिल नहीं किया। अब दर्शक ज्यादा समझदार हैं, उनसे कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया इतने महत्वपूर्ण जो कमेटी बनाई गई है उसमें नितिन गडकरी को क्यों शामिल नहीं किया गया। क्योंकि संकट बढ़ेगा तो राजमार्ग पर चलने वाले कार हो, ट्रक हो, बाइक हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, इन सब पर भी कई तरह की बंदिशें, सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर बंदिशें लगाई जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली नहीं रुकनी चाहिए, गृह मंत्री का रोड शो नहीं रुकना चाहिए, बाकी जो रुक जाए खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी जनता भी इसी तरह से है, नेता वैसे भी इस पर लोड लेते नहीं। सवाल आपके बड़े गंभीर हैं, इन सवालों का जवाब किसके पास होगा, ये समस्या है। इस देश में एक भेड़चाल तो रही, लोगों ने लोगों की नब्ज पकड़ी कुछ लोगों ने कुर्सी के खातिर, और उस नब्ज में एक ऐसी धड़कन आ रही थी, बात पित्त कफ तो आपने सुना होगा कि बात होती है, पित्त होता है, कफ होता है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की जो नब्ज पकड़ी, उस नब्ज ने हम सबको हर मोड़ पर फंसाया। एक गंभीर बड़ी बात कह दे रहा हूं, आज दर्शक सुन लें और संतोष जी आप भी सुन लीजिए। 1989 का दौर था, अरब कंट्रीज जो खाड़ी देश हैं वो भारत से नाराज हो गए। कुछ समय बाद बाबरी विध्वंस की चर्चा चल रही थी, बाबरी विध्वंस हो गया। खाड़ी देश सब चले गए अपना पैसा लेके, और उन्होंने टूटते बिछड़ते, जिसकी जीडीपी चीन की हमेशा भारत से कमजोर होती थी, वहां जाके पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। आज चीन विश्व के सिरमौर पर बैठी है। अभी आपने देखा, मैं सबूतों के साथ बता रहा हूं, अभी आपने देखा पिछले 1-1.5-2 वर्ष लगातार कभी यूएई से, कभी कतर से, कभी कुवैत से, कभी प्रिंस सलमान हमारे देश आ रहे हैं। वो कह रहे थे कुछ अपने को बदलो तो फिर हम जो हमारे पास पैसा है वो हम आपके यहां लगा दें। हमारे देश में जीतने के लिए हिंदू मुसलमान से कोई पीछे हटने को राजी नहीं हुआ, और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक बढ़ते हुए पैगाम, फिर एक बार विराम लग गया। और तब तक ये ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध टूट पड़ा। मोदी ने भरसक कोशिश की कि हम खाड़ी देशों के साथ खड़े रहें, लगातार उनसे बात करना, आज भी उन्होंने बात की है प्रिंस सलमान से। जब ईरान के सुप्रीमो लीडर मारे गए उस समय भी मोदी ने उनसे बात न करके कतर, कुवैत और यूएई और सलमान से सबसे बातचीत की। फिर भी हम अलग थलग फंस गए, और इस मीडिया ने जो खेल खेला कि जो होरमुज में हमारे 20 विमान फंसे थे, 24 फंसे थे, 4 आ गए थे, 20 फंसे रह गए। वो तो विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, सूचना मंत्रालय की जो पीसी होती रही, उससे हम लोगों को पता लगता रहा कि 20 बंद हैं, वरना ये मीडिया तो 20 लाके खड़े कर चुकी होती अब तक। और इस दौरान देश की जनता को जो गुमराह करने का खेल खेला गया है, आपको याद होगा कि सिंदूर में पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सब जगह हम पहुंच गए थे। ऐसी धूर्त मीडिया के खिलाफ कार्रवाई न करके हम और आप जैसे यूट्यूबरों को नोटिस देकर
उनकी रीच रोककर, क्योंकि सवाल चुभते हैं, सवाल में दांत होते हैं और दांत बात के होते हैं, बात के काटे हुए निशान कभी खत्म नहीं होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। जो संतोष जी या शिव कुमार मिश्रा सवाल करते हैं, वो सवाल कोई रोक नहीं सकता है। आज भले ही कम लोग देखने वाले हों, कम लोग आगे बढ़ाने वाले हों, लेकिन जब आगे जाएगी तो बात रुकेगी नहीं, ये दूर तलक जाएगी। वो अलहदा बात है कि ये लोग नहीं सोचते इस तरीके की बातों को आगे ले जाना। तो आज हम कहां होते अगर खाड़ी देश का पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट हो गया होता। इन्वेस्टमेंट का सब खेल है। आपने देखा कल उत्तर प्रदेश की सरकार सड़क पर खड़ी नजर आई जब 25,000 करोड़ का एमओयू से रिजेक्ट करना पड़ा। ये क्या हो रहा है? 25,000 करोड़ रुपया कोई संतोष जी कोई 25 पैसे नहीं है कि वो धोखे में हो गया। वो तो गनीमत मानो एआई की, जो उसने पोल खोल के रख दी कि 40 लाख की कंपनी 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कैसे करेगी। और उसके बाद सोशल मीडिया का जोर, शाम तक इंफॉर्मेशन विभाग को भी कहना पड़ा, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को भी कहना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा और इंग्लिश में ट्वीट करने पड़े। ये क्या खेल चल रहा है? सिर्फ इस देश को धर्म समाज संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर कहां ले जा रहे? देश में इस समय जरूरत है तेल की, देश को जरूरत है गैस की। हम विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं और आप बता रहे हो मुसलमान खलनायक है, आप बता रहे हो सवर्ण खलनायक है। क्या चाहते हो आप? क्या उम्मीद की जाए आपसे? जो आपका कोर वोट बैंक था, या फिर इसमें कोई राज है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाया, यदि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया तो ये सारा वोट चला जाएगा? ये क्षमता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, ये क्षमता केवल योगी आदित्यनाथ में, जो आपके कोर वोट को बांध के रख सकते हैं। मैं सारे कयास आपको बता रहा हूं। इस देश के जनमानस को कुम्हार के चाक पर बैठ के गोल गोल घुमाया जा रहा है। रोजगार के नाम पर गोल घुमा दिया, स्पीड बढ़ा दी, समझ ही नहीं पा रहा रोजगार किधर है। महंगाई के चाक पर घुमा दिया। कोई 14 की महंगाई का कोई एक रिपोर्ट ले आता है, कोई 15 की महंगाई का रिपोर्ट ले आता है। मैं तो हैरान था, कोई 14 का डीजल दिखा रहा था 71 रुपया। उस कच्चे क्रूड ऑयल के दाम नहीं दिखाए कि $106 प्रति बैरल और $120 प्रति बैरल थे। $63 प्रति बैरल पर आपने 90 रुपए लीटर बेचा है। इस बात को कौन इस देश की जनता को बताएगा और कब बताएगा? ताज्जुब होता है, झूठ बोलकर इतना क्यों देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो सकता है आपको पैसा मिल रहा हो सकता है आपको अपने परिवार चलाने के लिए आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हो, लेकिन क्या उन सुख सुविधाओं के लिए गांव में रहने वाले उस मजदूर के बेटे के भविष्य की चिंता आपको कतई है? उस परिवार में रोटी कैसे बनेगी ये चिंता कतई है? अभी आपको पता लग जाए किसी यादव के घर सिलेंडर पकड़ गया, समाजवादी आतंक आ जाता है और कहा जाता है कि वो कालाबाजारी करता था। क्या क्या बताया जाएगा? इस देश में क्या हो रहा है? रैली के लिए आपने सब नियम कानून ताक पर लगा दिए, बच्चों को धमका दिया, कहा 3 दिन की अटेंडेंस फ्री, आएगा प्रैक्टिकल में नंबर फ्री, एक आपको अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन सिविल ड्रेस में आना पड़ेगा, स्कूल की ड्रेस पहन के मत आना, क्योंकि मोदी जी को दिखाना है बड़ी तादाद में भीड़ है। और इसके बाद भी लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करा रहा है। वो गलगोटिया जिसने मोदी को खड़ा कर दिया सड़क पर, उसी गलगोटिया से 15,000 बच्चे गए। मैसेज घूम रहे हैं सब, मेरा कोई सबूत देने का जरूरत ही नहीं है। आप देखिए जाके सोशल मीडिया पर, कोई पत्रकार तेज आवाज में बात कर दे, कोई पत्रकार सवाल उठा दे, उसे नोटिस भेज दो, उसे जेल भेजने का काम कर दीजिए, लेकिन सवाल मत कीजिए। सवाल ये मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी आपने उस दिन सदन में जनता को डरा दिया कि कोरोना से की तरह ही संकट आने वाला है। आपने इस देश को आज मंच पर खड़े होकर डरा दिया कि हम सबको एक होना चाहिए युद्ध के लिए। भारत का युद्ध से क्या लेना देना है? हम युद्ध में क्यों घुस रहे हैं? किस कारण घुस रहे हैं? हमारी सीमा पर हमारे मित्र देश जो हमारे साथ सेना का अभ्यास करने आया था, उसका जहाज अमेरिका ने डुबो दिया। श्रीलंका जैसा छोटा देश खड़ा हो गया कूद के, उसने कई सैनिकों की जान बचाई।
और अमेरिका अब की जहाज। पाकिस्तान के यहाँ 3 देशों के प्रतिनिधि जा रहे हैं। बजाय भारत की जनता को डराने की कि युद्ध के संकट के लिए मिलजुल कर लड़ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इतने लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं, तो उनको ईरान के नेता को और अमेरिका के नेता को, दोनों को ही, और अरब देशों के नेताओं को भी भारत बुला लेना चाहिए कि आइए, दिल्ली आप सबका स्वागत करने को तैयार है। दिल्ली में आइए, विज्ञान भवन में बैठक कीजिए, हैदराबाद हाउस में बैठक कीजिए, जो लोकेशन आपको पसंद आती है। क्योंकि हैदराबाद हाउस तमाम अमेरिका के नेता भी आ चुके हैं, ईरान के नेता भी आ चुके हैं। अच्छा, उन्होंने देखा हुआ है, इंडिया गेट के सर्कल पर है। आइए, बैठिए, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बैठ के बातचीत कीजिए और दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई को बंद कीजिए, खत्म कीजिए। अब चलिए देखते हैं कि इस पूरे खबर का लब्बो लुआब क्या है, इस खबर का मकसद क्या है। फिलहाल इस खबर को हम यहीं विराम देंगे। आप सबसे एक आभार है कि इस खबर को आपको अच्छी लगे तो आगे जरूर बढ़ा दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।